हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। हम बात कर रहे हैं सेल यानी कि कोशिका के बारे में। और अभी तक आपने बात कर ली है सेल क्या होती है, सेल का बेसिक इंट्रो, और प्रोकैरियोट सेल आपने पढ़ ली है। अब बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है सेल ऑर्गेनेली। यहाँ पे तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना जल्दी से, और उससे पहले जैसे जैसे आपकी स्लाइड्स पास हो रही हैं वैसे वैसे आप लोग रिवाइज कर लेंगे अपने टॉपिक्स को, और देख लेंगे कि अभी तक कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली थी। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है यहाँ पे सेल ऑर्गेनेली का। सेल ऑर्गेनेली में सबसे पहले ऑर्गेनेली जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपने इतना समझा है कि आपने कहा कि जो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, आपका डीएनए, ये आपका जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियस जो है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मिलकर के बना होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बाय लेयर है, बाय मेम्ब्रेन है, यानी कि दो लेयर होती हैं। और इस लेयर से क्या होती है, एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से निकलता है। इस स्ट्रक्चर को, ये पूरा जो स्ट्रक्चर, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन निकल रही है और पूरा फोल्ड होकर के स्ट्रक्चर बना रही है। इन स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है। हमने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ भाग ऐसा होता है जिसमें छोटे छोटे बीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हमने क्या नाम दिया है, राइबोसोम नाम दिया है। ठीक है, और आपने कहा कुछ पोर्शन ऐसा होगा जिसमें राइबोसोम नहीं है, ये क्या है, विदाउट राइबोसोम वाला पोर्शन है, जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड वाला पोर्शन है यहाँ पे दिखा रखा है। अब हमने कहा कि जिस पोर्शन में राइबोसोम प्रेजेंट है, तो राइबोसोम कैसे, एक दानेनुमा संरचना आप देखिए, और जिस पोर्शन में राइबोसोम प्रेजेंट है उस पोर्शन को हमने बोला है कि ये रफ पोर्शन है। रफ पोर्शन क्यों है, क्योंकि आपने इमेजिन कीजिए एक क्या है, एक सिंपल सी लेयर है, उसमें छोटे छोटे दाने आपने रख दिए हैं। अब वो क्या है, खुरदुरी जो लेयर है वो बन गई है। तो इसीलिए हमने कहा कि ये वाली जो लेयर है इसे हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है, या इसे शॉर्ट में आरईआर कहते हैं। और जब भी हम आरईआर बोलेंगे तो आप ध्यान रखेंगे, आरईआर की फुल फॉर्म होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड जो पोर्शन आता है जिसमें कि राइबोसोम नहीं लगे हुए हैं, उसे हम कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो राइबोसोम नहीं है तो उसकी जो सरफेस होगी कैसे है, वो स्मूथ है, वहाँ पे कोई खुरदरापन नहीं है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं SER। एस फॉर स्मूथ, ई फॉर एंडोप्लाज्मिक, एंड आर फॉर रेटिकुलम। तो हमने बेसिकली अभी तक ये चीजें समझी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पोर्शन होते हैं, एक को हम कहते हैं आरईआर और एक को हम कहते हैं एसईआर। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये इसी बेसिस पे डिफरेंट है एक दूसरे से, कि एक में खुरदुरी जो परत है, खुरदुरी जो परत है वो आपको दिखाई दे रही है, एक में क्या है, स्मूथ जो परत है वो आपको दिखाई दे रही है। आप लेकिन इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि राइबोसोम के बारे में जब हम बात करते हैं तो राइबोसोम यहाँ पे क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है, तो राइबोसोम एक्चुअली में प्रोटीन का निर्माण करेगा। राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है, आरईआर में प्रेजेंट है, और आरईआर में प्रेजेंट है तो आरईआर में क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। कौन बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा। तो एक फंक्शन तो हमें ऐसे ही पता चल गया है कि आरईआर में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, कौन करता है, राइबोसोम करता है। क्लियर है इतनी बात। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, टाइप्स के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे इन दोनों टाइप्स के फंक्शंस के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में आप ईआर कहेंगे। ठीक है, जब भी आप आंसर कर रहे होंगे तो एक बार आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा लिखेंगे और ब्रैकेट में ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे ईआर, उसके बाद आप ईआर ही यूज कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन एक बार आपको पूरी फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी और फुल फॉर्म के आगे आपको ये लिखना पड़ेगा, तभी समझ आएगा कि ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर सिंपल सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है और उसके बाद आपने ईआर भी लिखा है तो ठीक है, वो समझ आ जाएगा, लेकिन कई केसेस में हो सकता है कि वो समझ ना आए। इसीलिए आपको क्या कहा जाता है कि एक बार फुल फॉर्म लिखनी है और ब्रैकेट में उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, उसके बाद आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है। हमने कहा द स्ट्रक्चर ऑफ द ER is quite similar to that of the plasma membrane। आपने कहा कि जो ER की संरचना है वो काफी हद तक प्लाज्मा झिल्ली के समान है। क्यों प्लाज्मा झिल्ली के समान है, कैसे है? हमने कहा क्या है, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस प्रकार की थी और जो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी इस प्रकार का आपने देखा, इसी प्रकार का तो देखा है, बस आपको फोल्ड यहाँ पे फोल्डेड है और यहाँ पे क्या है, राउंड स्ट्रक्चर है। तो आपने कहा कुछ उसी प्रकार की क्या है, एक लेयर, एक झिल्ली जैसी संरचना यहाँ पर बनती है। ठीक है। It is a network-like structure that consists of membrane-bound tubes and sheets। आपने कहा यह एक नेटवर्क जैसी संरचना है जिसमें झिल्ली से बंधी ट्यूब और चादरें होती हैं। ठीक है। एक क्या है, आपने कहा है कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है that consists of membrane bound tubes and sheets। तो ये ट्यूब है, आपने कहा ये आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है और जिसे एक शीट क्या कर रही है, बाहर से घेर रही है। टू टाइप्स ऑफ ईआर, रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर। आपने कहा ईआर दो प्रकार का होता है, रफ ईआर या आरईआर, स्मूथ ईआर या एसईआर, दो प्रकार के हमारे पास आते हैं। रफ ईआर contains ribosomes that are responsible for the manufacturing of protein in the cell। They give a rough texture to the cell। हमने कहा जो रफ ईआर या आरईआर में राइबोसोम होते हैं जो कोशिकाओं में प्रोटीन के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं, वे कोशिका को एक खुरदुरी बनावट देते हैं, इसीलिए हम इसे आरईआर यानी कि रफ का मतलब खुरदुरा ही होता है, इसलिए हम इसे आरईआर नाम दे रहे हैं। अब आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एसईआर क्या करता है। फिर तो आपने कहा द स्मूथ ईआर और एसईआर मैन्युफैक्चर्स फैट और लिपिड इन द सेल व्हिच अलाउ द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। आपने कहा कि एसईआर क्या करेगा, कोशिका में वसा या लिपिड के निर्माण करती जो कोशिका को कार्य करने की अनुमति देता है। ठीक है। और कोशिका के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके निर्माण में सहायक होता है। एक बार आप रीड कर लीजिए, फिर हम देखेंगे कि जो लिपिड है वो कैसे आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में सहायक होता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सेपरेट एसईआर और आरईआर के बारे में। ठीक है। आपने कहा आरईआर में क्या बोला है, दीज आर रफ ऑन द आउटसाइड एंड आर लिंक्ड टू राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय दीज सेल। आपने कहा आरईआर क्या है, ये बाहर से खुरदुरे होते हैं, राइबोसोम से जुड़े होते हैं, इन कोशिकाओं के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण किया जाता है। और एसईआर क्या है, दीज आर स्मूथ ऑन द आउटसाइड एंड have nothing to do with ribosome। It aids in the production of fat molecules also known as lipid। It also aids in the detoxification of a variety of toxins and medications। आपने कहा एसईआर क्या है, ये बाहर से क्या होता है, स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं और इनका राइबोसोम से कोई लेना देना नहीं होता है, मीन्स इनमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। यह वसा अणुओं के उत्पादन में सहायक होते हैं जिन्हें लिपिड भी कहा जाता है। यह विभिन्न प्रकार के विषाक्त पदार्थ और दवाओं के विषरण में भी सहायक होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, फैट और लिपिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं कौन, एससीआर यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अब एक बार आपको सेम चीजें यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स बना करके बताए गए हैं, जैसे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, क्या क्या फंक्शंस आपने कहा, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सिंथेसाइज्ड ऑन एआर एंड ER are used for making cell membrane। The process is known as a membrane biogenesis। आपने कहा लिपिड और प्रोटीन के क्या कार्य हैं, ER जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर संश्लेषित प्रोटीन और लिपिड का उपयोग कोशिका झिल्ली बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। इस शब्द का मतलब क्या है, इसका मतलब है आपने क्या पढ़ी है अभी तक, जब आपने सेल पढ़ा है तो आपने बोला एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, न्यूक्लियस है और बीच का साइटोप्लाज्म है, तो इसे आपने क्या बोला है, सेल मेम्ब्रेन, या इसे आपने बोला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। एक्चुअली में ये कोशिका झिल्ली
बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, लिपिड चाहिए होता है, ठीक है, यानी कि फैट चाहिए होता है। तो आपने कहा कि जो यहाँ पर आर बना रहा है उसका कुछ ये जो यूज होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में भी होता है। जैसे कैसे बनी होती है देखिए, एक्चुअली में आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे दिखती है वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, और सेम आप एक लेयर यहाँ पे बनाएंगे। तो एक्चुअली में आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी 2 लेयर से बनी हुई है, ठीक है, ये 2 लेयर है। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें कुछ और स्ट्रक्चर भी होते हैं, जैसे जैसे इसमें कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और सेम स्ट्रक्चर अंदर से भी आपको दिखाई देगा, यानी कि इस प्रकार से सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। इस प्रकार से ये होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली में, जिसे हम सिंपल से एक लेयर में यहाँ पे दिखा देते हैं। हमें क्या समझ आया है, हमें समझ आया कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मेनली 2 चीजें हमें दिख रही हैं, इसके अलावा भी होती है लेकिन मेनली 2 चीजें होती हैं। तो अगर हम सिंपल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे दिखाएं, अगर एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, ऐसे दिखा सकते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और इसमें हमने क्या दिखाया है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर। ठीक है, अब समझते हैं। एक पार्ट हमारे पास ये आता है इस प्रकार से, ये वाला स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ पे बना रखा है। ये जो है ये वाला पोर्शन, ये है फॉस्फेट। अभी सिर्फ समझिए चीजों को, अंडरस्टैंड कीजिए चीजों को, इतना डेप्थ में नहीं आएगा आपके पास, एग्जाम में इतना डेप्थ नहीं आएगा, ठीक है, इतना डिटेल नहीं पूछी जाएगी आपसे, बट बस आप समझिए चीजों को, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया ले लेंगे तो आगे जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको चीजें थोड़ा सा ईजी लगेंगी, थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये हमने पहले भी पढ़ा था या सुना था। इसे हम कहते हैं फॉस्फेट, और ये है यहाँ पे फैटी एसिड। फैटी एसिड जो लिपिड होता है, फैटी एसिड यानी कि फैट यानी कि लिपिड, किससे बना होता है, लिपिड से बना होता है। तो हमने क्या बात की है, सेम कलर से दिखाते हैं। ठीक है, आपने कहा इसी प्रकार का एक स्ट्रक्चर जो है, पूरी इसी प्रकार का स्ट्रक्चर एक लेयर बनाता है और इसी प्रकार का दूसरे जो लेयर बनती है ये मिलकर के बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमने कहा ठीक है, चलो फैटी एसिड तो हमने समझ लिया है कि यहाँ पे फैटी एसिड की जरूरत होती है, यानी कि लिपिड की जरूरत होती है। एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा है, आपने कहा लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है, उस लिपिड का यूज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में हो रहा है। कौन से, ये जो आपको पूंछ जैसी संरचनाएं जो दिख रही है ये क्या है, फैटी एसिड है। तो आपने कहा ठीक है, तो प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, बीच बीच में आपने कहा आपको प्रोटीन भी मिलेंगे, जैसे ये प्रोटीन है, जैसे यहाँ पर ये प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन यहाँ पर इस प्रकार से रहती है, कुछ प्रोटीन यहाँ पे इस प्रकार से रहती है। तो आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ आपको यहाँ पे इस प्रकार से। अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आप सिर्फ इतना समझिए कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हमारी कोशिका है, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप सेल को पढ़ रहे हैं। आपने कहा सेल क्या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और हमने ये भी कहा था कि कोशिका का संगठन कैसा है, जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की बात की थी। तो हमने कहा कि जो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो आउटर लेयर है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, सेल का एनवेलप भी कह रहे हैं, जिसे आप प्रोटेक्टिव लेयर भी कह रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो मेम्ब्रेन है किस चीज से बनी है वो भी हमने बात कर ली है, क्योंकि हमारे पास आया था कि प्रोटीन एंड लिपिड synthesized on ER are used for making cell membrane. The process is known as membrane biogenesis, यानी कि हमने पढ़ा यहाँ पे
जो ER है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस पर क्या बनता है, प्रोटीन और लिपिड का क्या होता है यहाँ पे निर्माण होता है। ER पर संश्लेषित यानी कि ER पर निर्मित जो प्रोटीन और लिपिड है, इनका उपयोग कोशिका झिल्ली के निर्माण में या कोशिका झिल्ली को बनाने में किया जाता है और इस प्रक्रिया को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के रूप में जाना जाता है। अब क्लियर है कि कहाँ पर प्रोटीन जा रही है और कहाँ पर लिपिड जा रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि यहीं पे प्रोटीन और लिपिड का काम हो, प्रोटीन और लिपिड के और भी काम होते हैं, जिनमें से एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाना। अब नेक्स्ट फंक्शन देखिए, आपने कहा प्रोटीन कैन एक्ट एज एंजाइम। ठीक है, आपने कहा प्रोटीन एक एंजाइम के रूप में काम कर सकता है। ठीक है, प्रोटीन जो होते हैं वो एक एंजाइम के रूप में काम कर सकता है। बोथ प्रोटीन एंड लिपिड कैन एक्ट एज हार्मोन। आपने कहा प्रोटीन और लिपिड दोनों हार्मोन के रूप में यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस होती है वो हार्मोनल सिक्रीशन की वजह से होती है। ठीक है, अब आते हैं ER के फंक्शन। आपने कहा क्या ER के फंक्शन है, ER के ही फंक्शन आप पढ़ रहे हैं। आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड आल्सो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म के विभिन्न भागों के बीच तथा केंद्रक और साइटोप्लाज्म के बीच सामग्री का परिवहन करता है। यानी कि यहाँ पे जो प्रोटीन बन रही है और यहाँ पे जो लिपिड बन रहा है, इसका परिवहन भी किया जाता है। सिर्फ निर्माण नहीं बल्कि इसका परिवहन भी किया जाता है, अलग अलग भागों तक पहुंचाया जाता है। आपने कहा कहाँ कहाँ, इसे साइटोप्लाज्म में भी पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये पूरा जो पोर्शन है ये पूरा साइटोप्लाज्म है, तो इसे साइटोप्लाज्म में भी पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा साइटोप्लाज्म के विभिन्न भागों के बीच तथा केंद्रक और साइटोप्लाज्म के बीच सामग्री का परिवहन करते हैं। दूसरा क्या फंक्शन इसका आता है, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन विच आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन RER। आपने कहा RER पर राइबोसोम्स के द्वारा जो प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन की फोल्डिंग की जाती है। फोल्डिंग का मतलब है कि इसे पैक किया जाता है ताकि प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जा सके। तो पैकिंग भी आपने कहा यहाँ पे हो गया, कुछ पैकिंग यहाँ पे होती है, कुछ आप बात करेंगे गोल्जी में। ठीक है, आपने कहा नेक्स्ट डिटॉक्सिफिकेशन पॉइजन, डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन एंड ड्रग्स आउट ऑफ द सेल्स इज द फंक्शन ऑफ SER। आपने कहा कि कोशिका में जो जहर होते हैं, जो आपने कहा जो ड्रग्स होते हैं, जहरीले जो पदार्थ होते हैं, उन्हें कोशिका से बाहर करना SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। ठीक है, एक बार रीड कीजिए क्या क्या फंक्शन होते हैं। सिर्फ रीड नहीं करना है बल्कि नोट भी आपको यहाँ पर करना है। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं और सेकंड ऑर्गेनेली पे आते हैं। तो यहाँ तक आपने बात की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने बात नहीं की है क्योंकि आपके पास इतनी डिटेल अभी नहीं है। आपके पास जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, क्लास 11th में आपके पास अगेन सेल चैप्टर आएगा, वहाँ पर आप और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे जो ऑर्गेनेली हैं उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन को। अभी के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने पढ़ा है कि ER जो है वो कितने प्रकार का होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली हमारे पास आती है वो है यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस क्योंकि इसकी जो खोज है वो कैमिलियो गोल्जी ने की थी, इसलिए इसका नाम जो दिया गया है वो है गोल्जी। गोल्जी का काम क्या होता है, गोल्जी जस्ट सामने होता है किसके, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जैसे ये ER है, अब गोल्जी यहाँ पर होगा इस प्रकार से, ये है गोल्जी। ठीक है, तो आपने कहा है कि ये क्या होगा, गोल्जी होगा इस प्रकार से, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके जस्ट बाद होता है। क्यों, क्योंकि जो भी फॉर्मेशन यहाँ पे ER में होगा वो गोल्जी में भेजा जाएगा और गोल्जी अपैरेटस का काम होता है यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन करना। ठीक है, यानी कि मॉडिफाई करना और क्या करना है, पैकिंग करना। तो पैकिंग होगी यहाँ पे, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कुछ चेंजेस होंगे। जैसे प्रोटीन में आपने कहा कि कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मॉडिफिकेशन का मतलब होता है जैसे प्रोटीन में कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ रूपांतरण होंगे, यहाँ पे कुछ चेंजेस किए जाएंगे और पैकिंग भी की जाएगी। तो गोल्जी अपैरेटस का जो काम होता है वो पैकेजिंग का भी यहाँ पर होता है। एक बार हम लोग देख लेंगे कि गोल्जी अपैरेटस के फंक्शंस क्या होते हैं और या फिर एक बार आप लोग स्ट्रक्चर देख लेंगे। ये हमारे पास गोल्जी स्ट्रक्चर आता है। गोल्जी स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए आप थोड़ा सा देखिए और जो लेबलिंग है और लेबलिंग को देखिए कि क्या क्या स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं। जैसे सिस फेज आती है, ट्रांसफेज आता है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी और सिस फेज है या ट्रांसफेज है। यानी कि हमने क्या अभी देखा है, हमने ये देखा है
ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इस प्रकार से क्या है यहाँ पे, इस प्रकार से। अब ये क्या है, गोल्जी है। एक गोल्जी की सीज फॉर्म होगी, सीज फेस होता है। सीज फेस का मतलब है कि ये क्या है, जो अलग अलग यहाँ पे क्या है डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग नाम है। कि ये जो ओर है, ये जो साइड है, ये सीज फेस है, और ये जो साइड है ये ट्रांसफेज है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो यहाँ पे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है उस और ये साइड है, ये सीज फेस हो गया, ट्रांसफेज होगा, ये सीज फेस है, ये क्या है, ट्रांसफेज है। ये सिस्टर्ने होते हैं यहाँ पर, ठीक है। बीच में क्या होते हैं, ल्यूमेन होते हैं। कुछ वेसिकल्स आते हैं यहाँ पे, सिक्रेटरी वेसिकल्स, जिन्हें नाम दिया जाता है, ठीक है। एक बार गोल्जी एपेरेटस का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या चीजें हमें बता रही हैं गोल्जी एपेरेटस के बारे में। तो हमने कहा कैमिलियो गोल्जी डिस्कवर्ड द गोल्जी एपेरेटस। कैमिलियो गोल्जी ने क्या किया था, इसे डिस्कवर किया था। इट कंटेन वेसिकल्स दैट आर अरेंज पैरेलल इन स्टॉक। यहाँ पे क्या होते हैं, इनमें वेसिकल्स होते हैं। दीज स्टॉक्स आर कॉल्ड अ सिस्टर्ने। आपने कहा कि इनमें क्या होते हैं, जो वेसिकल्स है उसमें स्टैक्स प्रेजेंट होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, स्टॉक्स सिस्टर्न्स कहा जाता है। दीज वेसिकल्स हैव देयर ओन मेम्ब्रेन। इनमें क्या होगी, मेम्ब्रेन, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड के है, ऑर्गेनेली है। दीज मेम्ब्रेन्स आर समटाइम्स कनेक्टेड टू दोज ऑफ द ईआर। आपने कहा कि यहाँ पर ये क्या होते हैं, जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है उससे कनेक्टेड होते हैं। अगर फंक्शन के बारे में बात करें तो गोल्जी एपेरेटस कैरिंग मेम्ब्रेन मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय द ईआर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। ये क्या करता है, ये जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में बना है उसे कैरी करता है। द मटेरियल इज स्टोर्ड एंड पैकेज्ड इन वेसिकल्स। मटेरियल को वहाँ स्टोर भी किया जाता है, पैकिंग भी की जाती है, मॉडिफिकेशन भी किया जाता है। तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइसोम। तो कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन होगा मॉडिफिकेशन के द्वारा, और लाइसोम का निर्माण होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है लाइसोम, कि लाइसोम क्या होते हैं। एक और गोल्जी एपेरेटस के बारे में आप लोग रीड करके देखिए, ठीक है। तो एक बार आप गोल्जी एपेरेटस के बारे में पढ़ करके आएंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, थोड़ा सा गोल्जी एपेरेटस के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेंगे, और उनके जो फंक्शंस हैं फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। इसी के साथ साथ आपके पास लाइसोम एक दूसरी ऑर्गेनेली आती है, इसके फंक्शंस को हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।